हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। ए सिविल इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम बेसिक फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स। अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो ध्यान रहे, अपना धीरज और हौसला को कभी भी हारने या टूटने नहीं देना। डेडिकेटेड प्रिपरेशन इन ए डिसिप्लिन इन राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम करेंगे एसएससी जेई 2000 एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया सॉइल मैकेनिक्स का। अच्छा, आप बोलोगे सर पिछले क्लास में तो क्वेश्चन डाल दिया था सर्वे का आपने, अब सॉइल मैकेनिक्स का कैसे डाल दिया? तो देखिए, हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसा जैसा उस क्वेश्चन पेपर में जिस जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आते चलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हर एक पेपर से हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन निकालना, उसको अरेंज करना, सॉल्व करना, इट विल टेक ए टाइम। तो हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते चलेंगे, उसमें से हम भी जल्दी से स्पीडी मैनर में आप तक कंटेंट को पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉइल मैकेनिक्स का ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? स्टेटमेंट्स को पढ़िए। इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विथ एयर, इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर, इन ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बोथ एयर एंड वाटर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम योर थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम क्या होता है आपको मालूम है? थ्री फेज सिस्टम में मतलब हम सॉइल को एक जनरली थ्री फेज सिस्टम में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जिसमें कि सॉलिड होते हैं सॉइल के, ठीक है, फिर वाटर प्रेजेंट होगा, फिर एयर प्रेजेंट रहता है। दिस इज योर थ्री फेज सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। थ्री फेज सिस्टम, तो कोई भी एक जनरल सॉइल है तो उसमें सॉलिड तो होगा ही होगा एनी टाइम, वाटर एनी टाइम होगा ही होगा, और एयर भी होंगे। समझ गए? अब इसका देखिए, अगर इसका मैं वेट और वॉल्यूम रिलेशनशिप लिखूं तो इस तरफ मैं लिखता हूं वेट, इधर लिखूंगा वेट, समझ गए, और इधर लिखता हूं वॉल्यूम। तो देखिए, वेट और वॉल्यूम अगर रिलेशनशिप लिखें तो देखिए, मैं ये सब चीज़ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होते हैं बड़ा सिंपल, लेकिन उस क्वेश्चन के थ्रू से जो भी बेसिक कंसेप्ट उस क्वेश्चन के पीछे हैं उनको रिवाइज करते चलना है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे। इसलिए हम ये एमसीक्यू सीरीज लेके आए। हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जैसा अदर यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर बता दिया, हो गया, चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होगा, हम उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को अपना रिवाइज करते हुए चलेंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट, है कि नहीं? ताकि कोई इसी एमसीक्यू सीरीज को भी देख रहा है तो उसका मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग पार्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए अच्छे से। ओके, हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना हमको कि मैं अरे बच्चों क्या होगा, ये क्या होगा। जितना है मैक्सिमम सारा का सारा कंसेप्ट मैं बता दूंगा। तो देखो, वेट में अगर बात करें, ठीक है, तो वेट ऑफ एयर इसको लिखता हूँ मैं डब्ल्यू ए, वेट ऑफ वाटर को मैं लिखता हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉलिड को मैं लिखता हूँ डब्ल्यू एस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर वी ए, वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी एस। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला के हम एक टर्म इसको बोलते हैं, कन्फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। समझ गए? और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मैं बोलूँ टोटल वेट ऑफ सॉइल, इस सॉइल का, ये जो जनरल सॉइल बताया, इसका टोटल वेट कितना होगा? इट विल बी वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। हम वेट ऑफ एयर को हम कंसिडर ही नहीं करते एनालिसिस के अंदर। उसका रीजन उसके पीछे क्या है? उसका वेट ऑफ एयर को हम जनरली सॉइल के अंदर जीरो मान के चलते हैं। उसका रीजन क्या है? एयर का जो डेंसिटी है माय डियर, रो एयर अगर मैं लिखूं, इट इज वेरी लेस, मतलब इसका डेंसिटी होता है लगभग 1.03 kg पर मीटर क्यूब। आप सभी को याद है तो ठीक है, नहीं तो ये याद कर लीजिए। इसकी डेंसिटी होती है लगभग 1.03 kg पर मीटर क्यूब। फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स सब में हमने आपको पढ़ा रखा है। तो एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी मच नेग्लिजिबल। Hence, in soil mechanics analysis, we do not consider the density of air or respective weight of air या mass of air, इसको हम कंसिडर नहीं करते। समझ गए? लेकिन हम वॉल्यूम उसका कंसिडर करते हैं क्योंकि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अगर इस सॉइल का मैं बताऊँ, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसा। या फिर आप इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी लिख सकते हैं। समझ गए? नाउ
अगर मैं आपसे पूछूं इस सॉइल का स्पेसिफिक वेट कितना होगा, ये जो जनरल सॉइल मैंने लिया है इसकी स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा, है ना। तो स्पेसिफिक वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल विल बी वेट ऑफ सॉलिड प्लस, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू एस दो बार लिखा गया, वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसा आप लिख सकते हैं, समझ गए। अब ये जो सॉइल है एक जनरल कंडीशन में है जिसमें हमने 3 फेज सिस्टम जो इसमें दिखाया है, इसमें आपका सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, ये तीनों चीजें हैं, है ना। तो इस तरह के सॉइल का जब हम यूनिट वेट निकालते हैं, स्पेसिफिक वेट को आप यूनिट वेट भी कहते हो, वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो इसको हम कहते हैं बल्क यूनिट वेट, गामा बल्क, जिसमें हम तीनों चीजों को कंसिडर करते हुए यूनिट वेट ऑफ दैट सॉइल हम उसको लिख डालते हैं। अब ये 3 चीज हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम एयर को भी कंसिडर कर रहे हैं, सॉइल में एयर भी है, कुछ वाटर भी है, कुछ सॉलिड भी है। सो देखो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इस सॉइल का वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इस टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड वाटर से फिल्ड किया गया है, कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड में एयर है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वाटर है क्या, या टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में एयर है क्या, ऐसा नहीं है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड जितना भी है उसका कुछ वॉल्यूम में वाटर है, कुछ वॉल्यूम में एयर भी है, समझ गए। इसलिए ये एक तरह का जनरल सॉइल है। अब देखिए ये जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, बल्क स्पेसिफिक वेट ऐसे लिखोगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब यहाँ पे वो डेरिवेशन करने का कोई मकसद नहीं है, वो तो आप थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ लेंगे, ओके। लेकिन वो गामा पी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा, क्योंकि वहीं से ये सारे लॉजिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के सारे स्टेटमेंट्स का, ताकि वो फॉर्मूला भी आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जो गामा बी का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या है, हम कैसे लिखते थे वो फॉर्मूला, जी एस प्लस एस ई टाइम्स गामा डब्ल्यू divided by 1 plus E. This was the formula for your bulk specific gravity of the soil. GS plus SC gamma W 1 plus E. अब देखिए पहला स्टेटमेंट अब पढ़िए, इन ए ड्राई सॉइल ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब अगर सॉइल आपका ड्राई होगा तो जितने भी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें पूरे के पूरे में एयर होगा, मतलब सॉइल आपका सूखा हुआ होगा, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन DOS, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज व्हाट, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको हम एस परसेंटेज से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होती है, 0% से लेके 100% तक ये वेरी कर सकता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एस। तो फॉर ए ड्राई सॉइल योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन DOS इक्वल टू 0%, है ना। तो S इक्वल टू इसी इक्वेशन में, गामा बी का इक्वेशन में S इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा गामा डी का वैल्यू ड्राई डेंसिटी, है ना, और उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, GS गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। इस तरह से इक्वेशन मिलते चलेगी आपको, S का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा पूछ रहा है इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर, ये भी सही है। सॉइल को सैचुरेट हम तभी कहेंगे, है ना, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होगा वो होगा आपका 100%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होगा वो होगा 100%। 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन होने का क्या मतलब है, ये वाला रेशियो को देखो, जितना भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उस टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में पानी ही भरा हुआ होगा, इसी का मतलब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100%, है ना। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100% पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम ये आपका परसेंटेज में नहीं डेसिमल फॉर्म में पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, गामा बी वाले इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा किसके लिए आंसर, गामा सेट का। तो गामा सेट इक्वल टू कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, गामा सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका इक्वेशन, GS प्लस E गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, ठीक है। नाउ इन ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाई बोथ एयर एंड वाटर। जो ये वाला जो 3 फेज कंडीशन मैंने एक जनरल सॉइल को लेके बोला, इट इज एक कंडीशन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, है ना। इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर आप बताओगे इस केस में, देखिए ये जो जनरल कंडीशन बताया मैंने, इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है
कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो पूरे वॉइड में नहीं है। क्यों? उसमें कुछ वॉल्यूम में, वॉइड के कुछ वॉल्यूम में एयर भी है आपका, इसलिए इट इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इसको फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल या फिर सैचुरेटेड सॉइल नहीं कहेंगे, हम इसे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के कंडीशन में कहने का मतलब आपको बल्क यूनिट वेट उसका निकलेगा, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ व्हाट? सॉलिड। ध्यान रखिएगा, इसको हम लिखते हैं एज ए जीएस। एक डेरिवेशन याद है जो हमने थ्योरी क्लास में करवाया था, E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस, सहवाग वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम सहवाग फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके, SCWG सहवाग फॉर्मूला। तो यहां से देखिए, फॉर ए सैचुरेटेड सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया हो आपका 100%। कहने का मतलब इसको लिखेंगे हम 1 इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इंटू जी एस। डब्ल्यू मतलब वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इंटू जी एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो क्या हो गया आंसर? प्रोडक्ट। वॉइड रेशियो किसके बराबर है? प्रोडक्ट के बराबर। तो क्या ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर थोड़ा हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए भाई, SSC JEE का एग्जाम है, इसमें इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। तो इसमें मैं क्या करूं? क्वेश्चन ऐसा ही आता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चंस ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। यही क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आता जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, वही क्वेश्चन दूसरे के लिए आसान हो जाएगा जिसको ये फॉर्मूला मालूम है, E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस। क्लियर है? देखो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आंसर करने से पहले देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसका क्लियर कट आइडिया आपको मैं अगर बता दूं, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। मान लो ये कोई एक सॉइल है, ठीक है, ये कोई एक सॉइल है, और इस सॉइल का जो वॉल्यूम है इट इज V सॉइल, और इतने वॉल्यूम ऑफ सॉइल का जो वेट है इट इज W सॉइल, इसको मान के चलता हूं। अब हम क्या करेंगे, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल था उतने ही वॉल्यूम का वाटर लेंगे, जितना वॉल्यूम का सॉइल था। अब उस वाटर का वेट निकालेंगे, लेट्स सपोज वो हो जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो दोनों वेट लिया है, इन्हीं दोनों वेट का अगर रेशियो ले लेंगे, ठीक है, तो इस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकल जाएगा। समझ गए? जिसको हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, GM। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी GM इस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये सॉइल को आपने कंसिडर किया है, इसमें एयर भी है, वाटर भी है, वॉइड भी, सब कुछ है। तो इस सॉइल का एक वॉल्यूम था, उतना वॉल्यूम का आपने वेट निकाला, सॉइल का ओवरऑल कितना है। अब जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल था उसी का टोटल वेट लिया आप, मतलब टोटल वॉल्यूम कंसिडर किया, और उतने वॉल्यूम का वाटर आपने कंसिडर किया, उसका वेट निकाला। अब इन दोनों का रेशियो, ये वेट ऑफ सॉइल बाय वेट ऑफ वाटर यहाँ पे, तो ये आपको दे देगा, आपको क्या दे देगा? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ गए बात को? ठीक है, अभी इसी चीज को अगर मैं थोड़ा और एक्सप्रेस करूं, तो ये सब चीजें हमने करवाए हुए थे आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो वेट ऑफ सॉइल हम लिख रहे हैं, इसके जगह पे हम यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल VS, सॉलिड नहीं, सॉइल का बात कर रहा हूँ, कंप्लीट सॉइल, डिवाइडेड बाय यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अपन यहाँ पे नीचे क्या, कितना वॉल्यूम हमने लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर पानी लिया था, उसी का वो वेट है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। तो ये देखो WS बाई VS, ये क्या हो गया? गामा ऑफ दिस सॉइल। और ये जो सॉइल एक जनरल सॉइल है जिसमें वाटर एयर सब कुछ मिक्स है, तो ये जो WS बाई VS होगा ये क्या हो जाएगा? गामा बल्क। सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी होती है GM, इट इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन गामा W, है ना। इसी तरह से आप केवल सॉइल सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं GS, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, जो कि होता है गामा S बाई गामा W, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल है उसका बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई
यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करें, ये सब भी क्वेश्चन में कभी ना कभी आएगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो कौन सा बड़ा होगा माय डियर? GS विल बी ग्रेटर देन GM। ठीक है, यहाँ पे जो GM है इसको हम कहते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि पूरे सॉइल के लिए है। जो GS है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बारे में पूछा है। ये क्या पूछा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो अब देखिए माय डियर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो जब तक ऐसा नहीं बोला है तब तक आपको GM नहीं कंसिडर करना है। जब तक नहीं बोला है तब तक GM नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, अगर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बोलेगा तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं अलग से। लेकिन हर एक टाइम इन जनरल जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करेगा तो हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको एज अ GS ही बात करेंगे कि उस सॉइल में जो सॉइल सॉलिड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात हो रहा है। स्पेशली जब तक मास के बारे में नहीं बोले तब तक आपको कंसिडर नहीं करना है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट अभी तक यहाँ पे बताया। अब चलो आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है सेम फॉर क्ले एंड सैंड। सोचिए, बताइए, पहला वाला स्टेटमेंट क्या सही है? कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड। नो, इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम। क्यों नॉट सेम? सैंड जो होती है वो क्वार्ज होती है, उसमें सैंड में क्या होती है? क्वार्ज। सैंड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज होती है, मैं अगर बताऊं, ये होती है 2.65 से लेके 2.67 के बीच में, याद रखिए वैल्यू। इनऑर्गेनिक क्ले, क्ले में ज्यादा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्ले जो है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात करिए सैंड से इसका वेट ज्यादा होता है। 2.7 से लेके 2.8 तक होता है क्ले का स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ये जो सैंड है इट इज नॉर्मल सैंड है, ये हम बात करें नॉर्मल सैंड का। ठीक है, जो ओरिजिनल सैंड है एक्चुअल वाला जिसमें क्वार्ज है। ठीक है, इसमें क्या है? क्वार्ज की बनी रहती है, QUARTZ, इसमें क्वार्ज रहता है। ये नॉर्मल सैंड का बात कर रहा हूँ, ये इनऑर्गेनिक क्ले का बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनऑर्गेनिक क्ले, क्योंकि क्ले भी फिर ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है ना, तो इनऑर्गेनिक का बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान रखिएगा, ये रेंज आपसे रेंज भी पूछा जा सकता है, रेंज बेस्ड क्वेश्चंस। जो आपका फिर ये होगा सिल्टी सैंड, मतलब सैंड है लेकिन उसमें सिल्ट भी मिला हुआ है, ऐसा कह लो, सिल्टी सैंड। इसकी जो रेंज होती है फिर ये होती है 2.67 से अधिक। ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा क्ले का भी पार्टिकल, मतलब और थोड़े फाइन पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स मिक्स हो गए तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है। सिल्टी सैंड का 2.67 से लेके 2.70 तक। ठीक है, ये सिल्टी सैंड का होगा। ऑर्गेनिक सैंड उसका कम होगा, ऑर्गेनिक सैंड इसका बहुत कम होता है, इसका होता है लेस देन 2। ये रेंज याद रखना है आपको। मान लीजिए सैंड है ना, इसमें आयरन मिला हुआ है, सैंड प्लस आयरन, तो देखो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा कि नहीं? तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज होता है 2.75 से लेके 3 तक, 3 तक जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो जो पहला स्टेटमेंट था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर क्ले एंड सैंड आर सेम, गलत। दूसरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, सही या गलत? आप लगाओगे यहाँ पे सही। हाइड्रोमीटर तो यूज करते हैं हम वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, है ना। हाइड्रोमीटर भी एक डिवाइस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाता है। लेकिन ये किसका पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी? किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी? सॉइल का। सॉइल का मतलब सॉइल सॉलिड का अल्टीमेटली कहीं ना कहीं। लेकिन जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर, इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसमें क्या करते थे याद करो। हाइड्रोमीटर को यूज करते थे टू कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। सॉइल सस्पेंशन, समझ गए? छोटा छोटा वर्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कंफ्यूज करवा देगा। तो इसलिए माय डियर, टॉपिक को समझने से पहले उससे पीछे का जितने भी थ्योरीज है वो माइंड में घूमना चाहिए। ठीक है,
तीसरा पॉइंट पूछा है लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, ये स्टेटमेंट भी गलत। अभी आपको मैंने रेंज बताया, केवल ऑर्गेनिक सॉइल्स का बहुत कम होता है, बाकी सबका 2 से ज्यादा ही होता है। फोर्थ, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल, बिल्कुल ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अधिकतम सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.5 से अधिक होती है। आपने अभी देखा यहाँ पे रेंज, चाहे वो सैंड का बात करें, सिल्ट का, क्ले का, किसका भी, वो 2.5 से अधिक ही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा आपको कॉन्सेप्ट जानकारी पसंद आई होगी। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छी है। डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, सॉइल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से प्यार से समझाया है ना। परसेंटेज वॉइड, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनमें से क्या सही है? तो चलो भाई जरा डेंसिटी इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रशअप करते हैं। जो डेंसिटी इंडेक्स यहाँ पे टर्म है, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते थे, याद करिए, इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते थे। रिलेटिव डेंसिटी सबसे पहले, ठीक है। ये डेंसिटी इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बाय आईडी, ठीक है। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता था। आईडी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? आईडी परसेंटेज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100%, ठीक है। ये वॉइड रेशियो के फॉर्म में इसका फॉर्मूला को हम लिखते थे। इसका जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? द रिलेटिव डेंसिटी इज ए पैरामीटर विच रिप्रेजेंट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, है ना। कोहेजनलेस सॉइल कहने का मतलब है सैंड या फिर ग्रेवल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्पैक्टनेस, कि सॉइल आपका कितना डेंस है या कितना लूज है, मतलब उसका कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करने में रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स का हम यूज करते थे। ओके, और वो भी किस तरह के सॉइल का? इससे जुड़ा हुआ बात, कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। मान लीजिए सॉइल जो था वो नेचुरली आपका डेंसेस्ट स्टेट में था, तो ऐसे कंडीशंस में जो ये वाला जो ई है यहाँ पे, ये बताओ मेरे को, ये जो ई है यहाँ पे, ये ई क्या है? इट इज द वॉइड रेशियो ऑफ नेचुरल सॉइल। जो भी सॉइल का हम डेंसिटी इंडेक्स निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो मान लीजिए सॉइल आपका नेचुरली डेंसेस्ट स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या होगा? डेंसेस्ट स्टेट में होने का ये मतलब हुआ कि उसमें से वॉइड बहुत कम है, मतलब डेंसेस्ट स्टेट में होने का ये मतलब हुआ कि उसका जो वॉइड रेशियो है उस नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल का, इट इज नथिंग बट ई मिनिमम, है ना। तो अगर ऐसा है तो ऐसे केसेस में यहाँ पे पुट करो, तो ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम डिवाइडेड बाई ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम, आईडी इक्वल टू 100%, है ना। आईडी इक्वल टू 100% हो जा रहा है ना। ये कब हो जा रहा है? जब आपका सॉइल नेचुरली डेंसेस्ट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन एट द सेम केस जब आपका सॉइल नेचुरली लूजेस्ट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आईडी जो होगा वो हो जाएगा आपका 0, समझ गए? 0%। इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया टेबल भी आता है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। और वो टेबल क्या था? वो टेबल था, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये रहा वो टेबल कि डिपेंडिंग ऑन आईडी परसेंटेज सॉइल का क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट टिक लगाना नहीं है, उससे रिलेटेड जो बेसिक जुड़े हुए कंसेप्ट्स हैं उसको, ताकि मैं आपको रिवाइज करवा दूं। थ्योरी क्लासेस में तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है इन सब चीज़ों को, लेकिन उसके पीछे की जानकारी एक बार ब्रशअप हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी सारी की सारी आपकी, ठीक है। तो ये टेबल होता था जब आईडी का वैल्यू 0% तो लूजेस्ट सॉइल, आईडी का वैल्यू 0 से 15 तो वेरी लूज, 15 से 35 लूज सॉइल, 35 से 65 मीडियम डेंस, 65 से 85 डेंस सॉइल, 85 से 100 वेरी डेंस, एंड 100 मतलब डेंस सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। यहाँ से आपको किसी भी सॉइल के बारे में पूछ लेंगे और बोल देंगे कि आईडी का रेंज क्या होगा उस सॉइल का। मीडियम डेंस सॉइल के लिए आईडी का रेंज होता है इतना, 4-5 ऑप्शन दे दिया। तो वहां पे ये टेबल अगर आपको याद नहीं होगा तो वो फालतू का 1 नंबर का क्वेश्चन आपका मिस हो जाता, समझ गए। और एक चीज आईडी से रिलेटेड बात याद रखिए, आईडी या फिर डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इट इज वैलिड ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल,
कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं। इसका लॉजिक बहुत डिटेल में जानने के लिए थ्योरी क्लास को विजिट करिए। चलिए, इससे जुड़ी हुई और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म हमारे पास है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर है ना, ये परसेंटेज वॉइड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले को रिप्रेजेंट नहीं करता, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये क्या करता है? रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। अरे मैंने डेफिनेशन तो आपको बोला, द रिलेटिव डेंसिटी इज ए पैरामीटर विच रिप्रेजेंट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। समझ गए? तो ये कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है? कॉम्पैक्टनेस। ये परसेंटेज वॉइड को रिप्रेजेंट नहीं करता। परसेंटेज वॉइड कितना है? परसेंटेज वॉइड का मतलब क्या है कि एक सॉइल में कितना परसेंट वॉइड है, दैट इज योर परसेंटेज वॉइड। उस चीज को ये नहीं बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है? रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। समझ गए? किसके लिए? कोहेजनलेस सॉइल के लिए। और एक टर्म आती है जिसे हम सीधा का सीधा रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ही कहते हैं, आरसी। इसकी जो फॉर्मूला थी ये थी 1 प्लस ई मीन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अगेन ई क्या है? ई इज द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन नेचुरल स्टेट। जिस सॉइल का रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आप निकालने का कोशिश कर रहे हो। ये जो टर्म थी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट करता था, क्या? लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ द सॉइल। बट दिस इज वैलिड फॉर बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। अब एक इंटर रिलेशनशिप थी हमारे पास किसके किसके बीच में? आईडी और इसके बीच में, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस के बीच में। तो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस अगर हमको निकालनी है आरसी, तो आईडी के मदद से हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला 80 प्लस 0.2 टाइम्स आईडी। समझ गए? अब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए, डिपेंडिंग ऑन आईडी वैल्यू ऑफ द नेचुरल सॉइल, ठीक है, आप रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बता सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, आरसी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 टाइम्स आईडी, दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड फॉर अगेन विच टाइप ऑफ सॉइल? कोहेजनलेस सॉइल। क्यों? इसमें आईडी है और आईडी वैलिड होता है कोहेजनलेस सॉइल का, और आईडी आप केवल कोहेजनलेस सॉइल का ही निकाल पाओगे। तो ये जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताने की ये जो इंटर रिलेशनशिप है, आरसी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 टाइम्स आईडी, इट इज वैलिड फॉर कोहेजनलेस सॉइल ओनली। सो मान लो आईडी का वैल्यू है 0, इसका मतलब सॉइल आपका नेचुरली लूजेस्ट स्टेट में था। तो आईडी का वैल्यू 0, तो ऐसे केसेस में रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस जो है 80% है ना। मतलब तो 80% ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस किस सॉइल का होगा? अगर इस आईडी के टर्म्स में बात करें, वो कोहेजनलेस सॉइल जो कि नेचुरली लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में है। अब वो कोहेजनलेस सॉइल जो नेचुरली डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है, उसका अगर रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताओगे तो आईडी का वैल्यू क्या रखोगे? 100%। तो 100 इंटू 0.2 इक्वल टू 20, तो 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। तो आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100%। 100% विल बी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस फॉर दैट सॉइल विच इज नेचुरली एग्जिस्टिंग इन डेंसेस्ट स्टेट। डेंसेस्ट स्टेट कहने का मतलब है वॉइड रेशियो जो होगा उस सॉइल का वो मिनिमम होगा, और लूजेस्ट स्टेट में जो वॉइड रेशियो होगा वो होगा मैक्सिमम। समझ गए बात को? ओके। सो यहाँ पे कभी कभी आपको रेंज भी पूछेंगे, रेंज ऑफ वेरिएशन, है ना, किसका? आईडी का और रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का, कभी कभी एग्जाम में। तो आईडी का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? आपने देखा 0 to 100 हो सकता है। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकता है? 80 to 100%। अब ये जो रेंज मैं बता रहा हूँ, ये रेंज किसके लिए है? ये रेंज माय डियर, ये रेंज हम देखिए कोहेजनलेस सॉइल के लिए निकालें। सो दिस इज रेंज इज फॉर कोहेजनलेस सॉइल। ये जो रेंज है आईडी और आरसी का, इट इज फॉर कोहेजनलेस सॉइल। नो डाउट द एक्सप्रेशन फॉर आरसी, दिस टर्म इज डिफाइंड फॉर बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है, समझ गए? आईडी और आरसी के बीच में रिलेशन। ओके, सो इट रिप्रेजेंट व्हाट? रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ द सॉइल। ओके, सारा कंसेप्ट ब्रश अप हो गया? ठीक है। अब आ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन। तो इसको हम नेक्स्ट सेट में शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हम सेट बाय सेट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन आते रहेगा आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, अभी तो स्टार्टिंग है। आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है आप लोग ये बताइए। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप बताइए कमेंट करके कि यस सर इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और कोई सजेशन है आपको कुछ चाहिए तो आप इसमें आप मैसेज करिए,
ठीक है, कमेंट करिए। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर 87008420 353, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर। आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप भले हमारे पेड बैच में एनरोल्ड हो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए डाउट पूछिए। अगर आपको डाउट है तो नो प्रॉब्लम, डाउट पूछने के लिए कोई पैसा नहीं लगता इधर, ठीक है। व्हाट्सअप सेव इट पीयूष परासर, सेव कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट होता है टेक्निकल में आप हमसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ पे एसएससी जेई 2023 के लिए, अभी तो 2023 का चल रहा है, तो 2023 के लिए टारगेट बैच अपना चालू हो गया है, ठीक है। आप आइए एनरोल करिए। इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक आपको दोनों अवेलेबल में होंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक। अभी कोई स्टूडेंट डिपेंड करता है उसके ऊपर कि किसी को टेक पढ़नी है और किसी को केवल नॉन टेक ही पढ़नी है, तो आप इंडिविजुअल भी एनरोल कर सकते हैं, है ना। पेड बैच है, फीस बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर जो मिलेगा और जो कहीं अदर कोचिंग में मिलेगी पूरे इंडिया भर में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होगा। इन द सेंस बेटर होगी। आप कम पैसों में जो आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में उम्मीद करते हो, देखिए पैसा बढ़ा देने से क्वालिटी अच्छा होगा ऐसा कोई थिंकिंग नहीं रखिए आप। वो पैसा बढ़ा के आपसे लूट लेते हैं। मेरे को ये बताओ, इतने सारे स्टूडेंट वहाँ से पढ़ते हैं ना, वो ऑनलाइन एकेडमी से, है ना, शाहरुख खान वालों से पढ़ते हैं, तो क्या सभी लोग टॉपर हैं? नो, वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं, स्टूडेंट्स उधर टॉपर सभी लोग नहीं है। मजाक कर रहा था, मतलब देखो भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ज़्यादा स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता, मेरे पास कोई बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है, मैं बार बार आपको कॉल नहीं करता। आप ऐप डाउनलोड करते हो, मैं एक मैसेज कर देता हूँ, बस आपको लेने का मन है आइए एनरोल करिए। टेक्निकल में एनरोलमेंट के लिए अभी ऑफर चल रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनरोल करना है then come and join. The enrollment fee will be 2,999 only. Complete technical, not only for SSC JEE, चाहे आप गेट एग्जाम देंगे, चाहे आप स्टेट AE JEE एग्जाम देंगे, सभी के लिए अप्लीकेबल होगी। हम यहाँ पे सब्जेक्ट को डील करते हैं, ठीक है। वी कम्प्लीटली एक्सप्लेन दिस सब्जेक्ट टू यू, तो ये आपको अवेलेबल होगी। अब ये ऑफर अभी चल रही है रामनवमी वगैरह की, जो भगवान राम की रामनवमी थी अभी, तो उस ऑफर को लेके हम ये बात कर रहे हैं। ये फीस हो जाएगी चेंज, जो अपनी एक्चुअल फी होगी वो रहेगी 3,999, ये हमेशा से रहती आ रही है। अभी टेक्निकल जो होगा इसका इतना फीस होगा बेस, तो अभी ये ऑफर सीजन चल रहा है, तो आइए आप एनरोल कर लीजिए। मैं बारंबार कह रहा हूँ, जो नॉन टेक है, ठीक है, मैं देखिए मैं आपको फ़ोन करके उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आप फ़ोन करिए, हाँ एनरोल करना है तो मन बना के फ़ोन करूँ, आई विल एक्सप्लेन दी एवरीथिंग कि आइए एनरोल करिए, कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे करेंगे, सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं फ़ोन करूँ, आप उठाओगे नहीं उठाओगे, हमें बहुत ख़राब लगता है, इसलिए मैं फ़ोन ही नहीं करता। ओके, नाउ नॉन टेक्निकल जो है, नॉन टेक में हमारे जो SSC JEE टॉपर्स थे, उन लोगों ने नॉन टेक का कोर्स यहाँ पर लेके आए हैं। अब देखिए वो लोग पढ़ाएंगे तो उनका कुछ ना कुछ अपना फी रहेगा। हाँ, मैं फ़ी के लिए बात कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। ये फ़ी जो होगी ये भी ज़्यादा नहीं रहेगी। अभी जो हमारा बैच चालू होगा 2,000 से लेके 3,000 के बीच में रहेगी कहीं ना कहीं, एंड आई एम गोइंग टू फिक्स दिस सून। 20 तारीख से नॉन टेक की बैच भी अपनी यहाँ पे चालू हो जाएगी 20 अप्रैल से। तो आप लोग आइए, मेक श्योर टू ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी विथ अस। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड एग्जामिनेशन में देखिए सिलेक्शन के करीब करीब मैं आपको पहुँचा दूंगा। बाकी सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा आपके मेहनत के ऊपर। आपको जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, गुड लक, डाउनलोड दी एंड्रॉयड ऐप। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी, एक इमर्स्ड बॉडी है, डूबा हुआ बॉडी, उस पे फ्लूइड प्रेशर जो लगती है उसको क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट, बॉयंसी, सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑल ऑप्शन करेक्ट, बॉयंसी बोलते हैं माय डियर, ठीक है। मतलब कोई पानी के अंदर कोई बॉडी डूबा हुआ है ना, ये बॉडी है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का,
तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा अपने अगल बगल से, उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हो रहा है जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है ना, उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट है ना एक फोर्स लगा देगा इस बॉडी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स FB, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। यही कॉन्सेप्ट तो हम लगाते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट को निकालने के लिए सॉइल का, याद करो। ये कॉन्सेप्ट हम फ्लूइड मैकेनिक्स में डिटेल इसका डेरिवेशन किए थे, याद करिए। बॉयंसी फोर्स कहाँ लगती थी? सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर लगती है। बॉयंसी फोर्स किधर लगती है? सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर लगती है, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है ये किसने खोज निकाला था? याद करो, एक वैज्ञानिक जो ड्रम से या फिर हौदा से, टंकी से नंगा बाहर निकल के घूमने लगा मार्केट में, आर्किमिडीज ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था बॉयंसी का, है ना। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में थ्योरी क्लास में सब कुछ डिटेल में क्लियर कट बता दिया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू Z पॉइंट, प्यार से अच्छे से बताया, ठीक है। सो बाकी जो फ्लूइड का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी तो जो हमने आगे का क्वेश्चन देखा उसमें 15-20 क्वेश्चन फ्लूइड के ही है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका ब्रश अप करवा दूंगा। उसमें भी फिर से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, डेरिवेशन करवा दूंगा बॉयंसी का बढ़िया से, है ना। गुड लक, डाउनलोड द ऐप अगेन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एसएससी की 2000 क्वेश्चन सीरीज आपको क्लियर कट आपको बता रहा हूं मैं, ये सितंबर से लेके सितंबर टू नवंबर तक में, सितंबर टू नवंबर क्या, मैं अल्टीमेट नवंबर ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2000 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में टाइम लगता है। हम नवंबर तक में आपको ये सीरीज कंप्लीट करवा देंगे किसी भी तरह से, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। गुड लक।